YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग समान ज्ञान के भाग 13 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इनमें से हमारा पहला प्रश्न है, कैंडला किसका एसआई मात्रक है। आप जानते हैं कि 7 आधारी मात्रक है, उसमें कैंडला भी एक एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का, ज्योति तीव्रता का, पदार्थ की मात्रा का और विद्युत धारा का। हम जानते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम है, ज्योति तीव्रता का कैंडला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है और विद्युत धारा का एम्पियर है। तो हमारा उत्तर होगा कैंडला, और कैंडला का संकेत होता है CD। ये मोमबत्ती के कैंडल शब्द से आया है। मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल कहा जाता है, उसी शब्द से कैंडला शब्द आया है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 28 सितंबर 1944 को, 7 अक्टूबर 1944 को, 26 जून 1945 को और 24 अक्टूबर 1945 को। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा तो 1944 के बाद के वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार के विध्वंसक युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का भी निर्माण किया गया था, लेकिन वह उतना सफल नहीं हो पाया। राष्ट्र संघ उतना सफल नहीं हो पाया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो है चर्चा की गई। और 26 जून 1945 को विश्व के 51 देशों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठे होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इसके उपरांत 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विधिवत ढंग से कर दी गई, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया। प्रत्येक वर्ष इसका जनरल असेंबली में विश्व के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल है, कोल गैस का मुख्य घटक है क्या है भाई। कोल गैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी पाया जाता है, यानी CH4 यानी मीथेन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन, ये तीनों पाया जाता है सभी। अगला सवाल है, सभी भारतीय संविधान सभा ने कब भारतीय राष्ट्र ध्वज को अपनाया। तो आपको जैसे ये पता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है ऐसा माना जाता है कि 4 चरणों में पूरी हुई। इसमें पहला प्रयास जो है स्वामी विवेकानंद के सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 में किया गया, और इस झंडे को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया। उसके बाद दूसरा प्रयास भीखाजी कामा के द्वारा पेरिस में किया गया, ये साल शायद 1907 था। तीसरा प्रयास जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया 1917 में, और चौथा प्रयास जो था आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। 1931 में इनके द्वारा चौथा प्रयास किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के महात्मा गांधी ने इस झंडे में कहा कि हिंदू और मुसलमान के प्रतिनिधित्व के लिए इस झंडे में पर्याप्त स्थान है, बाकी जो समुदाय देश का बचा है उसके लिए कहाँ जगह है। तो सफेद पट्टी उसमें जोड़ा गया और चरखे को जो है निशान के रूप में बनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय झंडा घोषित किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, और इस झंडे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद, उजला और हरा। उजले रंग वाले यानी बीच वाले भाग में अशोक स्तंभ सारनाथ का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है
उसको डाला गया है, जिसमें 24 तीलियां होती है, यह नीले रंग की होती है। तो हमारा उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपना लिया। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में या इंडोनेशिया में? तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है 1125 में कंबोडिया में एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय। 1125 में उन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट के प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर होगा अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया। राजा कौन था? सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय कब की थी? 1125 ईस्वी में। ये भारतीय स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है और भारतीय कल्चर संस्कृति जो थी दक्षिण पूर्व एशिया में फैली थी, इसको देखने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से लोग कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। तो हमारा उत्तर होगा कटक। उत्तर होगा कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला में की गई है और यह मनीला के बगल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है लॉस बोनास। लॉस बोनास में 1960 में की गई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना उड़ीसा के कटक जिले में की गई है। कटक नाम का एक जिला है, वहां पर की गई है। बल का विमीय सूत्र क्या है? L² M1 L1 T पर T² और M1 अपॉन -3 और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखते हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय। तो द्रव्यमान को हम m में व्यक्त करते हैं तो m गुणे, वेग को L इंटू टी में व्यक्त करते हैं, लेंथ समय के साथ दूरी तय करता है, और इसको t में करते हैं तो माइनस 1 तो हमारा उत्तर होगा M1 L1 -T-2 t का पावर -2। तो उत्तर होगा M1 L1 t का पावर -2। यही हमारा उत्तर है। अगला सवाल है K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है? कॉमन साल्ट है यानी साधारण लवण, ब्रिक साल्ट है यानी डबल साल्ट है, मिक्सचर साल्ट है या कॉम्प्लेक्स साल्ट है, जटिल लवण है, मिश्रित लवण है, द्वित लवण है या साधारण लवण है? तो हमारा उत्तर होगा ये जो है एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यह लवण भी है। तो यह जो लवण है वह कॉम्प्लेक्स साल्ट है यानी जटिल लवण है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक जटिल लवण का उदाहरण है। अगला सवाल है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर,
बाबर के बारे में आप जानते हैं 1526 से 1530 तक शासन किया। अकबर 1556 हुमायूं वाले काल में बहुत डिस्टरबेंस रहा, शेरशाह सूरी से 55 में हुमायूं फिर भारत पर कब्जा जमाया। तो उसके बाद असमय मृत्यु के बाद सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो 1556 में अकबर शासक बना 1605 तक। जहांगीर 1605 में शासक बना और 1627 तक रहा, और शाहजहां 1627 से 1658 तक शासक रहा। मतलब अगर देखा जाए तो बाबर 4 वर्षों तक शासक रहा, 4 वर्ष। अकबर तकरीबन 49 साल तक शासक रहा, 49 वर्ष। जहांगीर 22 वर्ष, और शाहजहां 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। तो 1605 से 27, शाहजहां तकरीबन 31 साल तक, 30, 20, 50, 31 वर्ष तक शासक रहा। तो देखा जाए सबसे ज्यादा दिन तक इसमें अकबर का नाम आता है, तो हमारा उत्तर होगा अकबर। फिर से इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह, मुगल सम्राट शासक कौन था? बाबर 1526 से 1530 यानी 4 वर्षों तक शासन किया। अकबर 1556 से 1605 तक यानी 49 वर्ष तक शासन किया। जहांगीर 1605 में शासक बना और 1627 तक यह शासक रहा यानी 22 वर्ष तक। और शाहजहां, जहांगीर के हटने के बाद शाहजहां शासक बना 1627 में और 1658 तक यह शासक रहा। इसके बाद औरंगजेब ने जबरदस्ती सत्ता को अपने हाथों में ले ली। तो इस प्रकार यह 31 वर्ष तक शासक रहा। अगला सवाल है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हैलाइट, हेमेटाइट, पायराइट, एजुराइट। तो हमारा उत्तर होगा हैलाइट। जब क्षार धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हैलोजन का संयोग होता है, हैलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जब क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं संयोग करती है तो वे क्या बनाती हैं? नमक बनाती हैं। साधारण नमक, कॉमन साल्ट, जिसका उपयोग हमारे घरों में होता है, सोडियम क्लोराइड है। हैलाइड हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न नंबर 11 है, मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है? यह मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? में पूरा करता है। ऑप्शन 1 है 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 686.98 दिन, यानी 88 दिन में करता है, 225 दिन में करता है, 365 दिन में करता है, 686.98 यानी 687 दिनों में। ये सभी जो है पृथ्वी दिवस के बराबर है। पृथ्वी का जो एक दिन होता है उसके बराबर है। तो बुध जो है सबसे कम समय यानी 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। शुक्र 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है यानी 365 दिन और 6 घंटे में। और मंगल जो है लगभग 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, 687 दिन में। क्यों भाई? यहाँ पर 686.98 है, हमारा उत्तर ये भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः दिन पूरक में लिए जाते हैं और ये लगभग 1 के बराबर है 98, इसलिए एक दिन इसको हम कर देते हैं 687 दिन में। अगला सवाल है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं या 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 2.7 जूल, 3.5 जूल, 4.186 जूल या 5.1 जूल के बराबर। तो देखते हैं 1 कैलोरी में 4.186
186 जूल अर्थात लगभग 4.2 जूल होते हैं। यही हमारा उत्तर। अंडे के एल्ब्यूमिन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7.4 होता है, 7.9 होता है, 8.5 होता है। तो अंडे के ये 7.0 जो है ये शुद्ध जल का पीएच मान है, 7.4 जो है ये मनुष्य के रक्त का पीएच मान है, और हमने देखा था बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। तो हमारा उत्तर होगा 7.9। अंडा का जो उजला वाला भाग होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं और इसका पीएच मान होता है 7.9। पीएच स्केल का विकास सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन उस वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने पीएच स्केल को बनाया था। अगला सवाल है, इंफ्रारेड किरणें या अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, विलियम हर्शेल ने, एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये चारों के चारों वैज्ञानिकों का मानव जीवन के लिए कुछ खोजने के बारे में हम लोग जानते हैं। विलियम हार्वे ने मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। एडिसन ने बिजली के बल्ब का निर्माण किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के बारे में सबसे पहले बताया था, जबकि विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों के बारे में हमें बताया था। अब देखते हैं अवरक्त किरणें क्या होती है। सूर्य प्रकाश का वह भाग जिसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है अवरक्त प्रकाश कहलाता है। सूर्य प्रकाश के 3 भाग होते हैं, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, या अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें और पराबैंगनी किरणें। अवरक्त प्रकाश के कारण पृथ्वी पर गर्मी आती है, जबकि दृश्य प्रकाश के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, और पराबैंगनी प्रकाश जो है, पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के द्वारा सोख ली जाती है। इस प्रकार वे किरणें हमारे पृथ्वी तक बहुत ही कम मात्रा में छन कर आती है। तो हमारा उत्तर होगा विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने इंफ्रारेड किरणों की खोज की थी। विलियम हर्शेल। अगला सवाल है, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1976 में, 1816 में, 1860 में, 1810 में। सुगौली की संधि भारत में ब्रिटिश राज 1814 की घटना है। 1814 से 1816 भारत में अंग्रेजी राज का युद्ध जो है नेपाल के गोरखाओं के साथ हुआ था। यह युद्ध 1814 से 1816 तक चला। इसमें जो है गोरखा लोग जो थे युद्ध हार गए अंग्रेज से। इस युद्ध के उपरांत 1816 में सुगौली नामक स्थान जो बिहार में है, यहाँ चीनी की मिल भी है, वहाँ पर एक संधि हुई जिसके अनुसार नेपाल को सिक्किम से और इसके साथ साथ उत्तराखंड के विभिन्न भागों से हटना पड़ा। तो यह संधि कब हुई थी? 1816 में। हमारा उत्तर क्या होगा? 1816। अब हम लोग इसमें प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता है, और मनुष्य तब तक सफल नहीं हो पाता है जब तक वह सफलता के लिए प्रयास ना करे। प्रयास और लक्ष्य का निर्धारण जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को ठीक ढंग से कीजिए कि आपको इस बार निश्चित सफलता मिले। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचयिता कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 30 जून 1917 को देवदास नामक उपन्यास की रचना की थी, जिस पर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई। तो हमारा उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और
ये रचना हुई थी 30 जून 1917 में। 30 जून 1917 को उन्होंने इस पुस्तक को जो है पब्लिकली प्रस्तुत किया था। वर्ष 1999 में किन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? अमर्त्य सेन को, पंडित रविशंकर को, गोपीनाथ बारदोलाई को, तीनों को। तो 1999 के साल पर अगर हम ध्यान देते हैं तो 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक थे जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, क्योंकि 98 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पंडित रविशंकर जो संगीत के महान विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, और असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलाई जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनको ये प्रदान किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा तीनों को। अगला सवाल है, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? अनुपम खेर, प्रसून जोशी, प्रहलाद निहलानी, अरुण गोविल। तो प्रसून जोशी 11 अगस्त 2017 को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। इसके पहले प्रहलाद निहलानी जो थे ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो हमारा उत्तर होगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कब बनाए गए? प्रसून जोशी को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया 11 अगस्त 2017 को। 2017। अगला सवाल है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, यानी लीवर है? कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? उत्तोलक में 3 चीज होते हैं, आयास होता है, आलंब होता है और भार होता है। तो कैंची को ध्यान से देखिए, ये जो है कैंची, ये कैंची है, इसमें जो है आलंब यहां पर होता है, और ये जो है ये हम पकड़ते हैं, बल लगाते हैं, तो ये आयास है, यानी फोर्ड है, एप्रोक्लम है, और यहाँ पर हम भार लगाते हैं। ये तीसरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम भार लगाते हैं, तो ये भार है, और ये आलंब है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? आलंब। तो कैंची जो है जिसमें आलंब बीच में हो, आयास और इफोर्ट और भार जो हो वो किनारों पर हो, तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो हमारा उत्तर होगा प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का। अगला सवाल है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, न्यूमिस्टेमेटिक्स, फाइकोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो हमारा उत्तर होगा न्यूमिस्मेटिक्स, यानी मुद्रा शास्त्र। इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो उत्तर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न जो है अगर अच्छे लगे, आपके लिए उपयोगी हों, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।